हेलो एंड वेलकम टू दी फ्रेमवर्क एंड फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, एकदम फिट होंगे और हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। बढ़ते हैं आज के बारे में कि आज हम हमारा हमारा एजेंडा क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज बेसिकली मैं बिजनेस इंसाइट्स के बारे में कुछ लेकर आया हूँ, जो कि मैनेजेरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मैनेजेरियल पोर्शन से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं जो आज का एजेंडा है। जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों के साथ कि अकाउंटिंग के साथ साथ हम ऑडिट पे पढ़ेंगे और साथ में मैनेजेरियल पोर्शन भी हम पढ़ेंगे। आज का एजेंडा क्या है जी? आज का एजेंडा हमारे पास है पेस्टल स्टैंड्स फॉर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेस्टल क्या है और पेस्टल का मतलब क्या है। मतलब आज हम जो पूरा लेक्चर होगा वो पेस्टल के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पेस्टल स्टैंड्स फॉर, पेस्टल का मतलब क्या है? PESTEL स्टैंड्स फॉर से क्या बनता है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि PESTLE भी हो सकता है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला एजेंडा क्या होगा? व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस। अच्छा, ये बेसिकली एक एनालिसिस है। ठीक है जी, अब क्या है ये हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा जी, उसके बाद है की फैक्टर्स ऑफ पेस्टल। इसके फैक्टर्स क्या हैं, पेस्टल के क्या फैक्टर्स होंगे, हर एक जो इंडिविजुअल है उसको हम लोग ने बहुत ही डिटेल में और विद एग्जांपल्स हमने पढ़ने हैं। जी आगे पढ़ें। वाई टू यूज़ पेस्टल, पेस्टल को यूज़ क्यों करना है, उसका वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, मतलब है ये सब कुछ हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इसकी यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वाई टू यूज़ पेस्टल। ठीक है जी। अच्छा, सब कुछ पढ़ने के बाद obvious सी बात है वो ये है कि यार हमें मटेरियल चाहिए। अच्छा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग स्पेशल फॉर यू गाइस। वो ये है कि मैं अपनी एक बुक बना रहा हूँ फॉर द लिमिटेड पर्पस। प्रैक्टिस मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक ड्राइव लिंक होगा। सो उसके ऊपर कोई पैसे नहीं है। ठीक है जी। अभी आप लोग ये मत मत सोचिए कि अभी हम ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें कहेगा कि यार इतने रुपीस दे दो। नहीं, वो बिल्कुल फ्री है, PDF फाइल्स अपलोड होती रहेंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी। सो हेयर वी गो, स्टार्ट करें जी। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना पहला एजेंडा। पेस्टल स्टैंड्स फॉर, पेस्टल किस चीज़ से बनकर बना है? हेयर वी गो। पहला है पी फॉर पॉलिटिकल। अच्छा जी, पी फॉर पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब सियासत। ठीक है जी। जब भी अच्छा पेस्टल हम कब स्टार्ट करते हैं या आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन मैं अभी से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि पेस्टल हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम पेस्टल एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। अब पॉलिटिकल के जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि पॉलिटिकल के क्या क्या फैक्टर्स हैं और इसको हमने क्यों मद्देनज़र रखना है। ठीक है जी। पी फॉर पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मीन सियासत। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ई फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमी से रिलेटेड है, हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स आगे जाके। PE हो गया, SR आया हमारे आगे। सोशल, सोशल क्या है आगे पढ़ेंगे, स्लाइड्स में आएंगे आगे। पूरा लेक्चर सुनिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा वरना आप लोगों से मिस हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी। T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल और L फॉर लीगल। तो पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। ठीक है जी। ठीक है जी, समझ आ गई है। आगे बढ़ें, बढ़ रहे हैं आगे। और व्हाट इज अ पेस्टल एनालिसिस। अभी हमें पेस्टल का मतलब तो समझ आ गया सर। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल और L फॉर लीगल। लेकिन सर ये है क्या? सर ये चीज़ है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। पेस्टल एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, यूज टू इवेल्युएट द एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट। अच्छा सर, आई होप सो मैक्रो इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स ने
पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन, बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखी हुई है। ये मैं उसके बाद पढ़ूंगा जब डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए, सो अभी आप इग्नोर कीजिए। ठीक है जी। फैक्टर्स, अच्छा, मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री और प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं अभी आपको समझाता हूँ पेस्टल है क्या। अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, मैंने समझाया कुछ नहीं है। अगर आपको समझ आ गए तो मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया है। पेस्टल का मतलब एक फ्रेमवर्क है, ठीक है जी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, मैक्रो का लफ्ज़ मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल पे फोकस कीजिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल जो भी बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है जी, वो जो कोई भी हो सकती है। दैट कैन इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल आप लोग एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। सो सबसे पहला काम, आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, एनालिसिस करना है। कौन सा एनालिसिस करना है, पेस्टल एनालिसिस करना है। समझ आ गई है, ठीक है जी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंटल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे अपने साथ लिख लीजिए, एक्सटर्नल का लफ्ज़ हाईलाइट कर दीजिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो ये है पेस्टल एनालिसिस। अब आते हैं सर, एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंटल का क्या मतलब है। इसका मतलब है रिफर्स टू द बोर्ड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट कैन अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। ये भी एक्सटर्नल ही है, ठीक है जी। एक्सटर्नल हर वो चीज़ हर वो फोर्सेस, ठीक है जी, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, हर वो फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को एक्सटर्नली क्या करे, क्या करे, पुश करे, इन अ सेंस पुश करे, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल हमने पेस्टल की जो है ना मतलब पढ़ लिया कि पी फॉर पॉलिटिकल है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या आपने पॉलिटिकल चीज़ों को देखना है या नहीं देखना है, बिल्कुल देखना है। इन्वायरमेंटल को देखना है, इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखना है, सोशल सिचुएशंस को देखना है, लीगल फैक्टर्स को देखना है। तो ये सब कुछ देकर ही आपने कहना है कि हाँ जी, हमने पेस्टल एनालिसिस कर लिया है, ये सारी सिचुएशन ठीक है, सो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके हो गया, होप सो ओके हो गया होगा। नहीं हुआ है, आने वाले जब मैं एक एक आपको पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स इन पेस्टल, ठीक है जी। अब ये पॉलिटिकल फैक्टर्स इन पेस्टल का मतलब ये है कि ये जो पी है, ठीक है जी, ये जो पी है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सो इसके फैक्टर्स क्या हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है, आपने कैसे असेस करना है कि यार ये पॉलिटिकल है या इन्वायरमेंटल है, या डिफरेंशिएट बेसिकली करना होता है। सो पहला फैक्टर हमारे पास आ गया है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड लीडरशिप, ठीक है जी। आगे छोड़ दीजिए कि आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, फिलहाल आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के ऊपर आते हैं हम लोग, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है। सर अगर गवर्नमेंट स्टेबल ना हो, फॉर एग्जांपल 5 साल का एक गवर्नमेंट का टेन्योर होता है, ठीक है जी, और पास्ट ट्रेंड ये कहता है कि यार हर 2 साल या 3 साल बाद सरकार चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, हुकूमत चेंज हो जाती है। तो क्या ये एक अच्छी बात है? नहीं सर, ये एक अच्छी बात नहीं है। हमें थोड़ा सा फिर और डीप जाना होगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंजेस होती हैं तो ऑब्वियसली उनके जो इफेक्ट्स आती हैं, उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो बहुत कुछ इफेक्ट करता है, ठीक है जी। उनकी जो स्पेंडिंग है वो चेंज हो जाती है, ठीक है जी। जो स्पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट आती है, वो इंडस्ट्रियल जोन को बड़ा अच्छा वो करते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें सब्सिडीज देते हैं, उन्हें कहते हैं कि सर गो फॉर इट, हम आपके साथ हैं। इंडस्ट्रियल सेक्शंस को, इंडस्ट्रियल एरिया को वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो एग्रीकल्चर पोर्शन को, ज़्यादा सेक्शन को सपोर्ट करते हैं। सो डिफरेंस आ गया ना।
अब आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप लोग एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जिस गवर्नमेंट के अंडर आपने स्टार्ट किया वो तो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगला जो आएगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करेगा। जो जो सपोर्ट करने वाली चीज़ है ना, वो फिर आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंट चेंजेस और इंस्टेबिलिटी कैन डिसरप्ट बिजनेस प्लानिंग, ठीक है जी। और अगर इंस्टेबिलिटी हो, वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपका बिजनेस जो भी आपने स्टार्ट किया हुआ वो डिस्टर्ब हो जाएंगी आपकी प्लानिंग में, ठीक है जी। आप लोग स्टार्ट किया आपने, लेकिन आगे जाके सरकार चेंज हुई तो वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुई, ठीक है जी। सो आपका पूरा बिजनेस एक रिस्क पे खड़ा हो जाता है, ठीक है जी। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस रिस्क कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स पॉलिसीज, अब हर गवर्नमेंट की अपनी टैक्स पॉलिसीज होती हैं, हर सरकार की अपनी एक टैक्स पॉलिसीज होती है। कोई फॉर एग्जांपल कोई सेल्स टैक्स रखता है 16%, तो कोई रखता है 20%, तो इट कैन ऑल्सो डिसरप्ट योर बिजनेस प्लानिंग, ठीक है जी। सो टैक्स पॉलिसीज क्या है, कॉर्पोरेट टैक्सेस, हर गवर्नमेंट की चेंजेस होती हैं। इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज डायरेक्टली अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करती हैं, हिट करती हैं, अफेक्ट होती हैं, ठीक है जी। लेट टेक एन एग्जाम्पल आप जिस गवर्नमेंट के अंडर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल रखा हुआ है 20% से टैक्स, ठीक है जी, टैक्स रखा हुआ है, लेकिन जो अगली गवर्नमेंट आती है वो 25% करती है। सो इसने आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट डाल दिया, डायरेक्टली इफेक्ट डाला, नॉट नहीं कि इनडायरेक्टली, डायरेक्ट बल्कि डायरेक्टली इफेक्ट डाला है। आगे बढ़ते हैं सर, ट्रेड रेगुलेशंस एंड टैरिफ्स। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, ट्रम्प साहब जब आए हैं, चचा ट्रम्प जो हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चाइना पे 50% टैरिफ लगाया है, उन्होंने कनाडा पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया, उन्होंने यूरोप की कंट्रीज़ पे बहुत टैरिफ लगाए। इवेंचुअली उन्होंने पाकिस्तान पे टैरिफ नहीं लगाया, उन्होंने इंडिया पे टैरिफ लगाया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पे टैरिफ नहीं लगाया। सो जो पाकिस्तान में बिजनेस चल रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो जिन जिन कंट्रीज़ पे इन्होंने टैरिफ लगाया है उन पे ऑब्वियस सी बात है, वो लोग अब जिन्होंने पेस्टल एनालिसिस किए होंगे वो कह रहे होंगे यार पास्ट टाइम तो ये शो नहीं कर रहा था, बट ये समटाइम्स हो जाता है, लेकिन फिर भी हो गया, ठीक है। अब जब हो गया सो हो गया, आप क्या करें। सो ये क्या कैसे इफेक्ट डालती है पॉलिटिकल पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद की हुई है, वाइस वर्सा पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ ट्रेड बंद की हुई है, दोनों ने ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑब्वियसली, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाती हैं एंड ड्यूटीज शेप ग्लोबली सप्लाई चेन्स। तो बेसिकली ट्रेड रेगुलेशंस की बात हो रही है। तो अगर आप लोग तो ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर है, ठीक है जी, क्योंकि ये सब कुछ पॉलिटिक्स से कंट्रोल हो रहा है ना, सरकार कंट्रोल कर रही है कि यार सरकार ने कहाँ पे स्पेंड करना है, सरकार ने कितना टैक्स लगाना है, सरकार ने किन कंट्रीज़ के साथ बिजनेस रखना है, किन कंट्रीज़ के साथ नहीं रखना है। तो ये सरकार या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आगे आते हैं लेबर लॉस एंड एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस, ये भी सरकार ही डिसाइड करती है, स्पेशली कि लेबर का मिनिमम वेज कितना होगा, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है आगे, मिनिमम वेज, यूनियन राइट्स एंड वर्किंग कंडीशंस इम्पैक्ट एचआर स्ट्रेटजीज। तो इसका बेसिकली मतलब यह है कि सरकार तय करेगी, फॉर एग्जांपल 20,000 इज़ अ मिनिमम वेज, फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। लेबर लॉ है कि यार लेबर को मिनिमम जो है ना वो 20,000 मिलना चाहिए, तो कोई गवर्नमेंट 20,000 पे कहते हैं, कोई गवर्नमेंट 30,000 पे फॉर एग्जांपल कर लेती है मिनिमम वेज। सो इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे बेसिकली ये इफेक्ट होगा कि डायरेक्टली वो आपके ऊपर ये इफेक्ट कर रहा है कि यार आपने जब स्टार्ट किया वो 20,000 था और अभी 30,000 हो गया, अब आप लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, आपके हाथ में तो नहीं है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि यार 30,000 करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है और आप 10,000 का और इंक्रीज 10,000 का और इंक्रीज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। यूनियन राइट्स होने चाहिए, यूनियन होना चाहिए, ठीक है जी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स एंड ब्यूरोक्रेटिक processes after
ऑपरेशंस। तो इसका मतलब ये है कि यार कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट होंगे। इंडस्ट्री के लिए एक गवर्नमेंट स्पेसिफिक रूल्स बना लेती है, दूसरी गवर्नमेंट नहीं बनाती है। सो ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल फैक्टर है। जी, अगला है हमारे पास पॉलिटिकल रिस्क। अब पॉलिटिकल रिस्क क्या है? इंक्लूड करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट और सडन पॉलिसी शिफ्ट्स दैट मे थ्रेटन बिजनेस कंटिन्यूटी। करप्शन है सर, गवर्नमेंट करप्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। और अगर आप लोग को ये पता चल जाए कि यार गवर्नमेंट स्टेबल है, टैक्स पॉलिसीज़ भी ठीक है, ट्रेड एंड रेगुलेशन भी ठीक है, लेबर लॉ भी ठीक है सर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी ठीक है, लेकिन सर ये रिस्क है कि गवर्नमेंट हर 2 साल बाद पता नहीं उन्हें उसे क्या हो जाता है और वो अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। हालांकि एक एक गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम ये होता है कि यार एक पॉलिसी लाए, थ्रू आउट द टेन्योर वही पॉलिसी रहे, ठीक है जी। लेकिन एक गवर्नमेंट आई है, उसने अपने टेन्योर में तीन चार दफ़ा पॉलिसी चेंज की है, सो इट विल ऑल्सो थ्रेटन बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है जी। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आपके रिलेशंस कैसे हैं अदर नेबर कंट्री, स्पेशली नेबर कंट्री के साथ। अच्छा, नेबर कंट्री के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है ना सर, तो आप लोग कुछ अच्छे जो, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट और उस कंट्री का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं होगा, बिकॉज नेबर इज़ हाईली इम्पैक्टफुल, ठीक है जी, इन बिजनेस रिलेशनशिप, स्पेशली इन बिजनेस रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक ईरान, ठीक है। ईरान में पेट्रोल बनता है, ठीक है जी, वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान ब्लैक लिस्टेड है, तो वो किसी भी कंट्री के साथ नहीं कर सकता। अब जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल पेट्रोल सऊदी अरब से, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लेट सपोज के हम लोग सऊदी अरब से इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल को। अब सऊदी अरब से हम लोग फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन ईरान हमारे साथ सर टच है, अगर वहाँ से आए तो मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट 20 to 30 रुपीज़ पे हमें पेट्रोल प्राइस पड़े। सो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसे कहते हैं। जैसे कि अभी हमें इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक रिलेशन ही है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारे, ठीक नहीं है। तो इससे क्या इफेक्ट होगा सर? वेजिटेबल्स का बहुत बड़ा इशू होता है। फॉर एग्जांपल टमाटर ले लीजिए या प्याज ले लीजिए, कभी पाकिस्तान में ज़्यादा होते हैं, कभी इंडिया में कमी हो जाती है, कभी इंडिया में ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में कमी होती है। तो हम लोग दोनों ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा? हम लोग किसी और कंट्री से हम मंगवाएंगे, ना कि अपने नेबर कंट्री से। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आई होप सो पॉलिटिकल फैक्टर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। अब सारे फैक्टर्स मैं लिखने पे आऊँ तो सर ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी 18 मिनट का लेक्चर हो चुका है, ठीक है जी। सो प्रैक्टिस मटेरियल में और भी किस्म के लिखा होगा, और भी कुछ आ रहा होगा, तो अगर वहाँ से कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा, आपके पास एक आइडिया होगा कि यार दिस इज पॉलिटिकल फैक्टर एंड दिस इज अदर फैक्टर, ठीक है। अब अदर मैंने इस वजह से कहा कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ई को डिफाइन करने में कि व्हाट इज ई। सर ई इज इकोनॉमिकल फैक्टर्स इन पेस्टल। जो ई है, जो जो हमारे पास ई है, ठीक है जी, वो क्या है? इकोनॉमिकल फैक्टर है वो, ठीक है जी। अब हम करते हैं ज़रा कि व्हाट इसके फैक्टर्स क्या हैं। पहला है हमारे पास इन्फ्लेशन रेट। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिकल फैक्टर ही है। इन्फ्लुएंस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर परचेजिंग अप पावर। इन्फ्लेशन रेट, ठीक है जी। सो दिस इज इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट किसका फैक्टर है? इकोनॉमिकल फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट भी इकोनॉमिकल फैक्टर है। आपके बोरिंग कॉस्ट, आपके लोन के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर, आपके कंज्यूमर, आप जो स्पेंड जितना कर रहे हैं उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, ठीक है जी। सो ये भी ये अच्छा, ये पेस्टल जो है ना पूरे बिजनेस पे इफेक्ट डालता है, ठीक है जी। सो इकोनॉमिकल, अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। दीज आर नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है जी, नॉट पॉजिटिव। अगर ये कम होंगे तो अच्छी बात है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव इफेक्ट है। एक्सचेंज रेट्स, डॉलर का रेट क्या चल रहा है? स्पेशली डॉलर रेट,
ठीक है जी। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस क्या है, और करेंसी रिस्क इज एन रिस्क, और इसके ऊपर एक अलग टॉपिक भी है हमारे पास, ठीक है जी, इसके ऊपर हमारे पास एक अलग टॉपिक भी है। सो अभी तक के लिए बस आप लोग यही पढ़िए कि एक्सचेंज रेट भी स्पेशली डॉलर के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर डॉलर की प्राइस ज़्यादा है सो इट विल अफेक्ट ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आप लोग आईफोन की एग्जांपल ले लीजिए, तो डॉलर का रेट पहले पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने हाई ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगा लिए हैं, ठीक है जी, और जिसकी वजह से आईफोन यहाँ पे महंगा मिलता है। आगे हमारे पास है जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम जीडीपी भी कह सकते हैं कि जीडीपी इस टाइम कैसी है, जीडीपी अच्छी है बुरी है, तो ये भी इकोनॉमिकल फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स, कंट्री में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सो ये सब कुछ आपके इकोनॉमिकल फैक्टर में आता है। लेबर की क्या कंडीशन है, लेबर कितने हैं, ठीक है जी। सो दिस विल आल्सो इफेक्ट दी लेबर मार्केट में क्या है कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिमांड, ठीक है जी। अगर लेबर ज़्यादा है तो कंज्यूमर डिमांड क्या होगी, सो ये सब कुछ आपके ऊपर अफेक्ट करते हैं, आपके बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, सर ये हमने पॉलिटिकल उसमें भी पढ़ा और इकोनॉमिकल फैक्टर में भी आ जाता है। टैक्सेशन पॉलिसीज, कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्सेस शेप प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, सेम जो कि हमने पढ़ा पेस्टल के पी में, पॉलिटिकल फैक्टर में जो पढ़ा, ठीक है जी। अगर इनकम टैक्सेस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट योर बिजनेस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूम कितना हो रहा है, डिटरमाइंस विलिंगनेस टू स्पेंड और सेव अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है जी। कितना कंज्यूम हो रहा है, क्या डिमांड पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है जी। ये भी एक इकोनॉमिकल फैक्टर है। और रिसेशन और बूम साइकिल्स, गाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन, तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट का लफ्ज़ इन्वॉल्व है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या नहीं है, ठीक है जी, ये आपको गाइड करती है, तो ये भी एक किस्म का इकोनॉमिकल फैक्टर है। डिस्पोजल एंड डिस्पोजेबल इनकम अफेक्ट अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और एंड सर्विसेज, अगर जो इनकम है वो आपके अफोर्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं या सर्विस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी एक किस्म का इकोनॉमिकल फैक्टर है। Access to capital, availability of funding influences expansion and innovation, ठीक है जी। सो दिस कैपिटल मतलब कितना कमा रहे हैं आप लोग, ठीक है जी, कितना आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कितना है, ठीक है जी। सो ये सब कुछ आपको इकोनॉमिकल फैक्टर्स में। आगे बढ़ते हैं सर, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर सर क्या है, एस फॉर सोशल फैक्टर, और ये वो एस है सोशल फैक्टर विच इज़ आई थिंक सो आप लोग को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आई थिंक सो। ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एस पढ़ रहे हैं। एस का मतलब क्या है, सोशल फैक्टर्स, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, राइट नाउ आई एम यूजिंग टाइप लैपटॉप, टच नहीं है इसमें, सो मैं पैड से ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सून मैं वो ले लूँगा टच वाला, सो उससे बहुत क्लियर होगा, और इससे जब मैं वो ले लूँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जांपल्स भी करवाऊँगा, ठीक है जी, ओके जी। सो पहला फैक्टर क्या है, डेमोग्राफिक्स। मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ फिलहाल, समझाता हूँ मैं आपको। एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, जेंडर रेशियोज एंड ethnic diversity affect market segmentation and product demand। सर डेमोग्राफिक्स क्या है, वो चीज़ है कि यहाँ पे एज का डिफरेंस आ रहा हो, पॉपुलेशन कैसी है, जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, प्रोडक्ट डिमांड क्या है, सर ये सब कुछ डेमोग्राफिक्स। फॉर एग्जांपल आप लोग किड्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, टॉयज़ बना रहे हैं। आप लोग जब खिलौने बना रहे हैं, टॉयज़ बना रहे हैं, तो आप लोग ने पहले वहाँ देखना होगा कि यार इस एरिया में बिलो 10 कितने बच्चे हैं, ठीक है जी। एट द एज ऑफ 10, बिलो 10 कितने बच्चे हैं, तो उस हिसाब से आपने करना है। अगर यार उस एरिया में फॉर एग्जांपल बच्चे हैं ही नहीं, फॉर एग्जांपल वहाँ की मेजॉरिटी 80-90% जो है वो क्या है, वो 18+ है, तो सर अगर आप लोग टॉयज बना रहे हैं तो वो बिजनेस काम का नहीं है, ठीक है जी।
पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली आप व्हील चेयर बना रहे हैं तो आपने देखना है कितने एजड पर्सन वहाँ पे मौजूद है। जेंडर देखना है, अगर फीमेल्स के लिए आपने देखना है तो आपने देखना होगा यार मेकअप का, अगर मैं एक कॉस्मेटिक शॉप खोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपने देखना है यार इस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में फीमेल्स कितनी है। ठीक है जी। अगर आप कोई जिम खोलना चाहे तो जिम इज़ मोस्टली यूज बाय बोथ, बट कॉमनली इट इज़ यूज बाय मेल। सो उसमें आपने क्या करना होगा कि यार आपने मेल को देखना है कि यहाँ पे रेशोज क्या है। ठीक है जी। अगला है कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। बिलीव्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है। ठीक है जी। तो ये उसमें आ जाता है, सोशल में आ जाता है। ठीक है जी। कल्चरल नॉर्म्स इन अ सेंस के क्या है, लोगों का बिलीफ क्या है। अगर वो मुस्लिम है तो फॉर एग्जांपल ईद आती है तो ईद में ईद उल फितर आती है, ईद उल अज़हा आती है, तो उस हिसाब से आपने कल्चर को देखना है कि यार ईद उल फितर के दिन क्या होता है और ईद उल अज़हा के दिन क्या होता है। सो ये है। अब जैसे एक हिंदू की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो होली को देखता है तो वो ऑब्वियसली कलर्स को बेचेगा। ठीक है जी। अगर किसी क्रिश्चियंस को देख लेंगे तो वो ऑब्वियसली वो उनका क्रिसमस एक बहुत बड़ा इवेंट होता है तो वो क्रिसमस वाली चीज़ें बेचेगा। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। आपने ये सब कुछ सोशल फैक्टर्स हैं। लाइफस्टाइल ट्रेंड्स क्या हैं सर। अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। अगर अमीर लोग रहते हैं तो वो सर उनका फर्निश्ड होम होगा, लग्जरियस लाइफ होगी उनकी। सो इस हिसाब से आपने भी एक लग्जरियस स्टोर खोलना है जहाँ पे वो लोग वो चीज़ें ले सके। ठीक है जी। एजुकेशनल लेवल्स, अच्छा मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डिफाइन कर रहा हूँ, आगे वही लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें मुझसे। ठीक है जी। आई विल रिस्पॉन्ड टू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है जी। अच्छा, एजुकेशन लेवल क्या है सर। अगर सर आप लोग बुक्स बेच रहे हैं और उस सर्टन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मोस्टली अनएजुकेटेड पीपल हैं, सो वो बिजनेस फालतू का है। ठीक है जी। एजुकेशन लेवल सोशल फैक्टर है। हेल्थ कॉन्शियसनेस कितनी है सर। लोग फिट हैं, नहीं है फिट सर। डिमांड ऑफ हेल्थियर प्रोडक्ट्स की है या नहीं है, सर्विस देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिम की मैंने एग्जांपल ले ली। सो दिस इज एन सोशल फैक्टर। Social mobility, opportunity for upward movement in society affect aspirations and purchasing power। सर सोशल मोबिलिटी है या नहीं है, अपवर्ड लोग अपने आप को आगे की तरफ धकेलते हैं या नहीं धकेलते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस। रिमोट वर्क ट्रेंड्स हैं या नहीं है, मतलब वर्क फ्रॉम होम है या नहीं है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, सर्विस ऑफ डिलीवरी है या नहीं है, होम डिलीवरी है या नहीं है। और एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स, तो लोगों का बिहेवियर कैसे है, वो इन्वायरमेंटल केयर करते हैं या नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये सब कुछ सोशल फैक्टर की में आ जाता है। ठीक है जी। अर्बनाइजेशन, ठीक है जी, अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में लोग हैं, तो ये भी आपने देखना होगा कि आप किसी सर्टेन एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। रिलीजन एंड बिलीफ्स, ऑब्वियसली हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि यार आपने उसी फॉर एग्जांपल किसी सर्टेन एरिया में हिंदू ज़्यादा हैं, तो अगर आप लोग वहाँ पे किसी और चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और किसी एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं तो आपने ऑब्वियसली मुसलमानों वाली चीज़ें बेचनी होंगी, तो उसे बिजनेस आपका ग्रो करेगा। अगर आप वहाँ पे हिंदू की चीज़ें लेंगे सो बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ें जी। अगला क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब टेक्नोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेस पे। सो इनोवेशन एंड R&D एक्टिविटी। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। आप शायद अकाउंटिंग में पढ़ चुके होंगे, इंटेंजिबल एसेट में वो ये वही R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। एडवांसेस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्राइव न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, ठीक है जी, आपका एक छोटा सा स्टोर है जिसे आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन सर वहाँ पे इनोवेशन नहीं है, उसकी कोई ऐप नहीं है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। अब वहाँ पे जब अवेलेबल नहीं है तो आप इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, सो इससे आपका शायद कोई और किसी और का भी स्टोर हो, उसने इनोवेशन की हो, उसका ऐप हो, उसकी होम सर्विस अवेलेबल हो, होम डिलीवरी, सो वो आपसे आगे निकल जाएगा। सो इनोवेशन मस्ट बी देयर। ठीक है जी। ऑटोमेशन एंड AI एडॉप्शन। सर आजकल AI का दौर है,
एआई एरा चल रहा है, हर चीज़ एआई है। सो अगर एआई आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सो ये भी आपके ऊपर है। क्योंकि समथिंग, देखिए एआई कुछ चीज़ें आपसे ले लेता है। अगर एक चीज़ है, एक परफॉर्मेंस है, फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, आपने बिजनेस मार्केटिंग करनी है। अब आपने एक बंदे को हायर करना है, आपने उससे पूछना है कि सर मैंने मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया पे, तो मैं कैसे करूं? वो आपके कहेगा सर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके मैं चार्जेस लूंगा, ठीक है, सर्विस चार्जेस लूंगा। तो आप लोग पैसे दे दोगे। इससे अच्छा ये नहीं है कि यार आप लोग एआई से पूछ लीजिए कि सर मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। सो इट विल cost less as compared to hire that मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके जी, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनेट है या नहीं है, मोबाइल नेटवर्क कैसा है। ठीक है जी, सो ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रेट क्या है? टेक्नोलॉजी रैपिड शिफ्ट्स कैन लीड टू प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस और क्रिएट न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी, रेट क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स, बिग डेटा को आप कैसे सेव करते हैं, कहाँ सेव करते हैं? वो दौर तो नहीं है कि यार हर चीज़, हर ट्रांजैक्शन आपने आपके रजिस्टर पे होगी। नो सर, अब हर चीज़ आपने क्लाउड पे, बेसिकली आपने क्लाउड लेना है। गूगल क्लाउड जो 1 TB स्टोरेज देती है आपको, आपने उसको ले लेना है, परचेज कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, 15 GB तो वो फ्री देती है। ठीक है जी, तो आपने सब कुछ क्लाउड पे रखना है, ना कि उससे ये खतरा नहीं होता है कि यार चोरी हो जाएंगे, आप आग लग जाएगी या कुछ उसके साथ हो जाएगा। दैट विल बी सेफ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। सर अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें साइबर सिक्योरिटी कैसी है, उसमें डेटा आपका प्रोटेक्ट है या नहीं है? ऐसी एप्स मौजूद हैं जो आपको 1 TB या 2 TB, आई थिंक सो, आपको डेटा प्रोवाइड करती है, लेकिन स्पेस प्रोवाइड करती है, लेकिन सर दैट इज़ नॉट सेफ। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्नैपचैट की। ठीक है जी, आप लोग में से बहुत स्टूडेंट स्नैपचैट यूज़ करते होंगे, सो स्नैपचैट इज़ नॉट सेफ। ठीक है जी, कभी आपने नोटिफिकेशन, मैंने तो इन माय नॉलेज, अगर आपके नॉलेज में है तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। मेरे नॉलेज के हिसाब से स्नैपचैट में आप लोग 1 TB नहीं, आप लोग मेरे ख्याल में 100 TB का भी पिक्चर्स लेने, वो आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा यार इतना स्पेस आपने ले लिया है। वो सिर्फ आपको ये कहेगा कि सर, वो आपको कुछ भी नहीं, इवेंचुअली वो आपको कुछ नहीं कहा, जब वो आपको कुछ नहीं कह रहा है और आप पिक्चर्स अपलोड करते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, सो दैट विल, इन दिस केस आपका डेटा प्रोटेक्ट नहीं है। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, जो आप बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं ऑनलाइन का सर्विस देने के लिए, तो क्या वो अफोर्डेबल है उस सर्टेन एरिया में या नहीं है? कंपटीटर टेक यूजेज, आपका कंपटीटर कैसी टेक्नोलॉजी, टेक का मीन्स टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, आपका कंपटीटर कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, सो ये भी आपने देखना होगा। शायद वो आपसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, शायद वो आपसे अच्छे पेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, सो इफेक्ट तो आएगा। और रेगुलेटरी इंस्पेक्ट ऑन टेक, आप लॉस अराउंड टेक यूजेज हो गया, डेटा हो गया, इनोवेशन, और उसके जो आसपास जो लॉ है वो क्या कहते हैं, उस हिसाब से आपने यूज करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर इन बिजनेस इन पेस्टल। ठीक है जी, अब ई फॉर, अच्छा 2 ई थे, एक था इकोनॉमिकल और एक था इन्वायरमेंटल। अब हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल। ठीक है जी, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंटल। ठीक है जी, ओके, क्लाइमेट चेंज। सर एनवायरनमेंट इज अ बिग इशू नाउ डेज, हॉट टॉपिक चल रहा है पूरी दुनिया में सर। क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं, सर्दियों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठंड हो जाती है, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, सर्दियों में कभी आज कई इलाका जो वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है जी, मतलब है ऐसी सिचुएशन है, तो इट्स अ हॉट टॉपिक ओवरऑल द वर्ल्ड। तो क्लाइमेट चेंज सर, राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड शिफ्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स अफेक्ट सप्लाई चेन। आपकी सप्लाई चेन के ऊपर इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप डिलीवरी करने जा रहे हैं, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, और सडनली बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो गई, so उससे डिलीवरी आपकी अफेक्ट हुई, और उसमें क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हुई। ठीक है जी,
नंबर 2 इज इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, लॉ मौजूद है या नहीं है। आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है, तो उसके खिलाफ लॉ मौजूद है कि यार अगर कोई इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल एक ह्यूज इंडस्ट्री है और वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी है 1000 ट्रीज लगाने की। एक लॉ है, एक बन सकता है। ठीक है जी। वेस्ट को आप डिस्पोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। और क्या था इसमें, रिसोर्स यूजेज इन्फ्लुएंस कंप्लायंसेस कॉस्ट एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज। ठीक है। Sustainability trends, growing consumer and investor demand for eco-friendly products and ethical practices shapes branding and innovation. Sustainability है या नहीं है। ठीक है जी। आगे क्या है, पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। वही बात हुई कि यार जो वेस्ट हो रहा है उसको रिसाइकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लैंड पोल्यूशन हो रहा है, पेनल्टीज लगेंगी, तो ये सब कुछ क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है ना तो फिर ये अफेक्ट करेंगी आपकी बिजनेस को। रिसोर्स scarcity, limited access to water, energy or raw materials can disrupt production and increase cost। ठीक है जी। अगर लिमिटेड एक्सेस है वाटर की तो ये आपके इंक्रीज कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप लोग ने फिर पानी कहीं दूर से लाना होगा। ऐसे ही रॉ मटेरियल के बारे में है। ठीक है जी। आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे। ऊपर से नहीं गुजर रहा होगा, बाउंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में विदाउट सोचे समझे कि मैं क्वेश्चन कर क्या रहा हूँ। लोग हंसेंगे या नहीं करेंगे, हंसेंगे, भाड़ में जाए लोग, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। बायोडाइवर्सिटी लॉस impacts industries reliant on natural ecosystems such as agriculture, tourism and pharmaceuticals। इफेक्ट आती हैं एग्रीकल्चर से भी, टूरिज्म से भी और फार्मास्यूटिकल। इससे क्या है, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या है, मेडिसिन। नेचुरल डिजास्टर सर्टेन एरिया में कितने दफ़ा आते हैं, या जो ट्रेंड आपने देखना होगा। ठीक है जी। और कार्बन फुट प्रिंट एंड एनर्जी एफिशिएंसीज। अच्छा, मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो मे बी मैं एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कम नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो ये बहुत कुछ आपके शायद आपकी जो गिवन बुक्स में होंगी वो भी आपको इतना डिटेल में ना पढ़ाए। ओके हो गया। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और रह गया हमारे पास, एको कॉन्शियस consumer behavior, shifts in demand towards sustainable products influence product design and marketing। आप कितने कॉन्शियस हैं। ठीक है जी। एको एनवायरमेंटल पे आगे बढ़ें सर। लीगल फैक्टर इन पेस्टल एनालिसिस। अभी ये लीगल फैक्टर क्या है। ठीक है। लीगल फैक्टर क्या है। मैं आई होप सो मेरी आवाज़ क्लियर होगी, आई होप सो। यस, इट्स क्लियर। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा अजीब सा कुछ लग रहा होगा कि सर की वॉइस कभी कम और ज़्यादा हो जाती है, वो माइक की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है जी। ओके, नाउ इट्स क्लियर। यस, नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर। सो लीगल फैक्टर क्या है। एल फॉर लीगल, एल फॉर, हम एल पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। एल फॉर लीगल। अब लीगल फैक्टर्स क्या हैं सर। एम्प्लॉयमेंट लॉज मौजूद हैं या नहीं है मौजूद, इसमें सारे लॉज आ जाएंगे जितने भी लॉज हैं। ठीक है जी। अभी फॉर एग्जांपल यार एम्प्लॉयमेंट लॉज हो गई, आगे आप एक एक लॉ पढ़ते हैं सर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ मौजूद है या नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं या नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिजनेस लॉ में पढ़ चुके होंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ मौजूद है या नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा उसको सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ का होना चाहिए, फिर ब्रीच होगा, फिर सज़ा मिलेगी। तो इंडस्ट्री के रिलेटेड लॉज मौजूद हैं या नहीं है। इन्वायरमेंटल लॉज मौजूद हैं या नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन है या नहीं है ये। और इंटरेस्ट कंपटीशन लॉज मौजूद हैं या नहीं है। कंपटीशन लॉ बहुत ज़रूरी है। अगर कंपटीशन लॉ नहीं है तो किसी एक बंदे की मोनोपोली हो जाती है। ठीक है जी। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। चलिए जी। एम्प्लॉयमेंट लॉ। ठीक है जी। आपको हायर किया है, आपका वेज क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, क्या आपसे ओवर टाइम तो नहीं करवा रहे। ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही है। एंड वर्क प्लेस इज सेफ। ठीक है जी। वर्क प्लेस सेफ है या नहीं है। ठीक है जी।
वर्क प्लेस का सेफ होना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, जो बंदा कंज्यूम कर रहा है उसको पास फेयर प्राइस आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सच्चा ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है यार ये चीज़ ऐसी है, तो वो चीज़ ऐसी नहीं होती है, वो फेक यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इस टाइम। स्टार्स रेड बुल आप में से बहुत स्टूडेंट ने पिया होगा, और अगर पिया नहीं है तो आप लोग जानते होंगे, इट्स एन एनर्जी ड्रिंक। सो रेड बुल ने स्टार्ट में लिखा हुआ था रेड बुल गिव यू विंग्स। अब उन्होंने क्या लिखा था, WINGS, विंग्स, पर। ठीक है, रेड बुल आप पीने के बाद आपके पास पर आ जाएंगे। तो लोगों ने पिया, एक जो प्रेजेंट माइंडेड बंदा था ना, एक जो जीनियस बंदा था, उसने कहा यार इसने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है जी, बट ये मुझे विंग्स नहीं दे रहे। आओ इसके ऊपर इसको सू करता हूँ, इसके ऊपर केस करता हूँ। सू मीन्स केस करना, ठीक है जी। तो इसके ऊपर केस करता हूँ, एंड ही गोज फॉर दैट। उसने उसके ऊपर केस किया, दैट इज लीगली, दैट इज लीगल। ये नहीं है कि उसने कुछ अपने से केस बना, नहीं है यार विंग्स, वो मुझे विंग्स नहीं दे रहा, तो उसने मतलब ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग नहीं की। उसके बाद इन्होंने अपना स्लोगन चेंज किया, उन्होंने विंग्स की जगह आई थिंक सो WINGGGGS लिख लिया, समथिंग लाइक दैट। तो अभी कोई एक्शन नहीं ले सकता, ऑब्वियसली वो विंग्स ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये वो विंग नहीं है जो विंग है, ठीक है जी। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज मौजूद है या नहीं है, प्रॉपर्टी लॉ होनी चाहिए सर, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड सेफगार्ड इनोवेशन एंड ब्रांडिंग। आपका ट्रेडमार्क कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा, इसके लिए लॉ है, वरना अगर ये लॉ ना होता तो आपने बिजनेस खोला है, आप जो ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं मैं भी वो यूज़ करूँ, तो सामने वाले कंज्यूमर जो है उसको पता ही नहीं चले सर कि मैंने मैं किस ब्रांड का ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो ट्रेडमार्क, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है या नहीं है, एग्रीमेंट जो हो जाता है इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट, ठीक है जी। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं या नहीं है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, दिस इज द थिंग आई लाइक द मोस्ट, ऑडिट स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब आइजा हो गए, IFRS हो गई और IAS हो गए, ये अप्रूव्ड हैं या नहीं है, मतलब ये लॉज इसके बारे में बने या नहीं बने, ऑडिट के बारे में है या नहीं, ऑडिट होता है या नहीं होता, ये सब कुछ है। इन्वायरमेंटल लॉज हो गए हैं, ठीक है जी। जो पोल्यूशन करेगा वो क्या करेगा, वो पेनल्टी देगा, ठीक है जी। डेटा प्रोटेक्शन, आप जो डेटा वो कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, या आप लोग फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का आपको एक ऐसी सर्विसेज आप दे रहे हैं जो उससे कंज्यूमर का डेटा कलेक्ट होता है, आप वो डेटा प्रोटेक्ट है या नहीं है प्रोटेक्ट। सो दिस इज आल्सो लीगल फैक्टर, इसके ऊपर एक लॉ बनेगा। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं और कल को अरे गैर इजीली अवेलेबल है, पैसे देकर अवेलेबल है, सो दिस इज कॉल्ड डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ। एंटी ट्रस्ट एंड कंपटीशन लॉ है, प्रिवेंट मोनोपलीज, यार कि उस सर्टेन एरिया में किसी बंदे की मोनोपली तो नहीं है, फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ठीक है जी। और लिटिगेशन रिस्क, लिटिगेशन कहते हैं लॉ से रिलेटेड, ठीक है जी, केस से रिलेटेड, एक्सपोजर टू लॉ सूट्स और लीगल क्लेम्स दैट कैन अफेक्ट रेपुटेशन एंड फाइनेंस, ठीक है जी। लीगल क्लेम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बेसिकली इसका वाई टू यूज पेस्टल सर, पेस्टल को यूज क्यों करना है सर, हमने सब पढ़ लिया, पेस्टल का मतलब भी समझ गए, पेस्टल का स्टैंड्स फॉर भी पढ़ लिया, पेस्टल का मतलब क्या है, ये सब कुछ समझने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेस्टल को यूज क्यों करना है। ये सर सारे एक साथ मैंने आपके सामने रख लिए हैं, ठीक है जी। आइडेंटिफाइज एक्सटर्नल फैक्टर, जो हाईलाइट किए हुए हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है जी। अब आपने आइडेंटिफाई करना है पेस्टल को, पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल क्या है, सोशल क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, लीगल क्या है, तो सब क्या फैक्टर्स को आपने एक्सटर्नली वेरीफाई आइडेंटिफाई करना है। सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लान बनाते हैं, आपने पेस्टल एनालिसिस कर लिए तो आपका एक प्लान बन जाएगा कि सर हमने इस साइड की तरफ जाना है, हमने ये वाला बिजनेस आगे करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है जी। enhances risk management by flagging political, economical and legal risk। रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हैं यार, कितना रिस्क होगा कितना नहीं होगा, बाय के पॉलिटिकल फैक्टर को देखकर, इकोनॉमिकल फैक्टर को देखकर, लीगल रिस्क को देखकर
तो आप लोग रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है यार इस डिपार्टमेंट में अगर मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का बिजनेस कर रहा हूँ तो इसमें इतना रिस्क है, और अगर मैं ऑटोमोबाइल्स का कर रहा हूँ तो इसमें इतना रिस्क है। गाइड्स मार्केट एंट्री डिसीजंस, कंट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस, जो कंट्री के चैलेंजेस है उससे आपको पता चलता है पेस्टल एनालिसिस यूज़ करके। ठीक है जी। इन्फॉर्म्स इनोवेशंस बाय ट्रैकिंग टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल ट्रेंड्स। ठीक है जी, इनोवेशंस आपको पता चल जाती हैं। इंश्योर्स रेगुलेटरी कंप्लाइंस, एनवायरमेंटल एंड लीगल स्टैंडर्ड, कंट्री में लीगल चीज़ें हैं या नहीं है। कम्प्लीमेंट स्पॉट एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब स्पॉट एनालिसिस के ऊपर वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है जी। बाय फीडिंग इनटू द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट सेक्शंस, थ्रेट क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये आपको स्वॉट एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। improves long-term decision making is our topic, numerical topic है, and one of the easiest I think so topic में से आता है। by considering macro environmental forces, माइक्रो environmental forces मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं मैक्रो environmental forces में सिर्फ पेस्टल एनालिसिस नहीं है, और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है जी। ओके जी। 46 मिनट का लेक्चर हो चुका है, अब हो चुका है। ठीक है जी। सो दैट्स इट सर, दैट वाज टुडे, दैट वाज पेस्टल एनालिसिस आपके सामने, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आप हो गया जी, पेस्टल एनालिसिस इतना ही है। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में एक बुक होगी, एक प्रैक्टिस मटेरियल होगा पेस्टल एनालिसिस के नाम से, तो उसमें आप लोग एमसीक्यूज कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और क्या कहते हैं, उसमें कुछ केस स्टडीज़ भी मौजूद हैं और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी उसमें मौजूद हैं। सो आप उसको देख लीजिएगा एक दफ़ा, इससे आपकी कमांड स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी कमांड में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में हो जाएगा पूरा एनालिसिस। एंड दिस इज बहुत आसान है, कॉमन सेंस है। ठीक है जी। सो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं था। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। आई हैव रिक्वेस्ट सर, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दे चैनल को। सी यू विद द रेस्ट ऑफ टाइम ऑन फ्रेमवर्क एंड फैक्ट्स। सर फ्रेमवर्क एंड फैक्ट्स में मैं आपको मिलूंगा, मैं आपको और कहीं नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ आपको मिलूंगा फ्रेमवर्क एंड फैक्ट्स में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।